चलो बच्चों, सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और रीति रिवाज के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? अरे ऐसे बोलो, रिवीजन करेंगे। बोलो हाँ भैया, हम रिवीजन करेंगे। हाँ, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है। अगेन, चैप्टर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? चैप्टर तो वो पूरा जो वर्ड है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना, लेकिन उसको हम दो पार्ट में समझेंगे, फॉरेन एक्सचेंज और भैया समझेंगे क्या, ऑलरेडी समझ चुके हैं हम, तो रिवाइज कर रहे हैं अब बार बार। ठीक है। आप मुझे बताओ बच्चों, ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं जनरली, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, वही बताना है। ऐसे तो होलसेल ट्रेड भी होता है, रिटेल ट्रेड भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे कितने टाइप के ट्रेड होते हैं। दो टाइप के ट्रेड होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल ट्रेड एंड द सेकंड वन इज। इंटरनल ट्रेड में एक खास बात होती है कि दोनों पार्टी एक ही कंट्री की होती है, और जब एक ही कंट्री की होती है तो करेंसी में कोई दिक्कत आती नहीं है। दोनों के मैं भी वही करेंसी चला रहा हूँ और अगला भी वही करेंसी चलाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं अगर हम, तो उस केस में एक पार्टी तो किसकी होती है? एक कंट्री की होती है, और दूसरी पार्टी दूसरी कंट्री की होती है। तो यहाँ पे बच्चों किसकी दिक्कत आती है? करेंसी की दिक्कत आती है, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर उसकी खुद की करेंसी चलती है। और मान लिया भारत का बंदा यूएसए वाले को बेच रहा है, तो यूएसए वाला बंदा जो चला रहा है वो यूएस डॉलर चला रहा है, लेकिन अपने यहाँ तो चलती क्या है? इंडियन रुपी चलती है, इंडियन इंडियन करेंसी चलती है। ठीक है ना। तो अगले ने क्या कराना पड़ेगा? कन्वर्ट कराना पड़ेगा करेंसी को, ठीक है ना, एक्सचेंज कराना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले सवाल ये आया बच्चों कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज को मैं फॉरेन करेंसी भी बोल सकता हूँ, और ये सिंपली फॉरेक्स भी बोल सकता हूँ। क्या होता है फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या, अरे क्या होता है फॉरेक्स? भाई कैसे बिहेव कर रहे हैं, तुम्हें क्या सांप सांप सूंघ गया? ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। हमारी करेंसी को छोड़कर, मतलब हमारी से मतलब मैं जिस भी देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम भारत में, तो मैं भारत की बात करूंगा, हमारी करेंसी को छोड़कर बाकी जितनी सारी करेंसी है वो सब क्या है हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज। दो चार एग्जांपल बताना। यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, कुवैती दिनार, यूरो, आई गया दिरहम। ठीक है ना, ये सब क्या है हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज है। क्या है? तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? जिस रेट पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी से बदला जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, उस रेट को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये सारा कुछ मैंने अभी बताया आपको। जैसे लिखा है 1 USD इज इक्वल टू ₹76, लेकिन आज के दिन पे वो 82 के आसपास है। ठीक है। इनमें से कौन सा डायरेक्ट कोट है, कौन सा इनडायरेक्ट कोट है? ये डायरेक्ट कोट है, और ये वाला इनडायरेक्ट कोट है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज रेट। कितने सिस्टम्स होते हैं एक्सचेंज रेट के? तीन होते हैं। पहला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तीसरा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी जो एग्जाम हुआ ना, उसमें ये आ रहा था बच्चों, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल का रेट कैसे निकलता है। आगे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मतलब इस वाले टॉपिक से आ रहा था, इसका एक सब टॉपिक है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, चैप्टर ही पूरा आसान है अगर आप अच्छे से इसको फोकस करके समझोगे तो। बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे कौन फिक्स करती है एक्सचेंज रेट को? गवर्नमेंट फिक्स करती है। और इस सिस्टम से बच्चों स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? क्योंकि रेट में चेंज होता नहीं है। अच्छा, ये सिस्टम अभी चलता है, चलता था, और इसके कितने बच्चे हुआ करते थे? दो बच्चे। पहला बच्चा और दूसरा ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले वाले बच्चे को प्यार से हम क्या बोलते थे? मिंट पैरिटी वैल्यू। और दूसरे वाले को प्यार से क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ। भैया ये क्या चल रहा है? उधर मिंट चल रहा है, इधर एडजस्टेबल पैग चल रहा है, तीसरा भी बना दो, कोई चखना भी बना दो। ठीक है। हमें समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, ये मिंट पैग और ये वगैरह। अरे बच्चों सब बताया हुआ है आपको। हाँ जी। बात अगर हम किसकी करें, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट की बात करें, तो इसमें क्या होता है? सारी करेंसी, यानी कि जितनी भी कंट्री है उनकी जो करेंसी है,
हर एक कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू को किसकी टर्म्स में डिफाइन करना होता है, गोल्ड की टर्म्स में। और फिर गोल्ड को क्या मान के, बेस मान के हम आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैंने करके भी दिखाया था आपको, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख लो, अगर एक इंडियन करेंसी में कितना है, एक यूनिट में 2 ग्राम गोल्ड है और डॉलर में कितना है, तो $1 को लेने के लिए बच्चों अपने को 5 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये गोल्ड के बेसिस पे हमने एक्सचेंज रेट निकाल लिया। और अगले बुलेट में ये लिखा हुआ है, इसको मिंट पैरिटी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि अभी आपने बताया था, वो भी बोलते हैं। और मिंट वैल्यू का मतलब है गोल्ड वैल्यू। मिंट वैल्यू का मतलब क्या है, गोल्ड वैल्यू से है मिंट वैल्यू का मतलब, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है, इसमें जो यूनिट होती है, कौन सी यूनिट, मतलब जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करेंगे, वो अल्टीमेटली रहेगी तो गोल्ड ही, अल्टीमेटली तो गोल्ड ही रहेगी। लेकिन बीच में पिक्चर में कौन आ जाएगा, यूएस डॉलर। पहले अगर हम दो अदर देन यूएसडी है, हम कोई भी दो करेंसी है अदर देन यूएसडी, वो आपस में क्या करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, यूएसडी बोलेगा अरे हमें तो कंसीडर करो, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा कौन बोल रहा है, यूएसडी, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, जैसे यूरो को कन्वर्ट करना है पाउंड में, या यूरो को कन्वर्ट करना है जापानीज येन में, तो पहले यूरो से क्या लेना पड़ेगा हमें, यूएस डॉलर। और वो किसके बेसिस पे लेंगे, गोल्ड की बेसिस पे। मतलब सबने अपनी वैल्यू क्या करके रखी है, डिफाइन करके रखी है। और फिर हम यूएस डॉलर से क्या लेने वाले हैं बच्चों, येन लेने वाले हैं, या अगर हम पाउंड लेने वाले हैं, पाउंड में कन्वर्ट कराना है तो वो लेने वाले हैं। तो बस पिक्चर में कौन आ गया, बीच में एडिशनल लेयर आ गई एक यूएस डॉलर की। बाकी ये बिल्कुल किसके जैसा है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के जैसा है। ये जो मैंने आपको बताया वो सारा इस डायग्राम में लिखा हुआ है, मतलब ये डायग्राम में पिक्चराइज किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। और इसकी एमटी थी क्या, MSG, ठीक है ना, M फॉर मार्केट स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है, कौन सी मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। वो बात अलग है कि उसमें रहेगी या नहीं रहेगी, वो मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि नॉर्मल मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। लेकिन मोस्ट चांसेस ये है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी तो नॉर्मल हमारी मार्केट में भी क्या रहने वाली है, स्टेबिलिटी रहने वाली है। खैर मेरा वो टॉपिक नहीं है ना, मेरे को समझाना है, कभी आएगा तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में या इंटरनेशनल मनी मार्केट में आपकी कैसे स्टेबिलिटी रहने वाली, क्योंकि रेट तो सेम रहने वाला है, रेट चेंज होने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, तो इससे ना हम बिना डरे क्या कर सकते हैं, कैपिटल को मूव करा सकते हैं एक देश से दूसरे देश में, ठीक है ना। बेखौफ होकर के धंधा करेंगे दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है, एक बात। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज डिसाइड की थी, क्या वो फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे, उनको नहीं करेंगे। एक बार जो बनाई ना, वो पॉलिसी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, बिकॉज क्योंकि मार्केट क्या है, स्टेबल है। और जब मार्केट स्टेबल है तो मैंने उस स्टेबल मार्केट को कंसीडर करके ही अपनी पॉलिसीज फ्रेम की थी। और क्योंकि मार्केट में चेंज हो नहीं रहा है तो मैं अपनी पॉलिसीज में भी क्या नहीं करेगा, मतलब हम चेंज नहीं करेंगे, सरकार क्या नहीं करने वाली है, चेंज नहीं करने वाली अपनी पॉलिसीज में। तो ये फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। एस फॉर क्या था, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, एंड जी फॉर ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या ग्रोथ इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ कैसे होगी या इंटरनेशनल ट्रेड में ग्रोथ कैसे होगी, जब हर एक बंदा विदाउट एनी रिस्क फैक्टर, विदाउट एनी फियर फैक्टर क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, कैपिटल को मूव करा रहा है। तो आप मुझे बताओ इंटरनेशनल ट्रेड में ग्रोथ होगी या डिक्लाइन आएगा, ग्रोथ होगी। तो ये फायदा है या नुकसान है, फायदा है। समझ में आई बच्चों बात। तो MSG मैंने ये पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आज मेरे को नया टॉपिक पढ़ाना है और शुरू करते हैं डिमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से। इसके डिमेरिट्स क्या है, पहला डिमेरिट है ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। ध्यान से सुनना बच्चों, जो एक्सचेंज रेट निकल रहा है, ये फाइंड आउट हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है, किसमें, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। और चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो, फिक्स का वो कोई सा भी बच्चा हो, पहला गोल्ड स्टैंडर्ड, दूसरा ब्रेटन वुड्स, दोनों में अल्टीमेटली जो रेट निकल के आता है वो किसके अकॉर्डिंग निकल के आता है, गोल्ड के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है ना। अच्छा, तो जब गोल्ड के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं, तो हमें बैक एंड में गोल्ड के रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे नहीं बनाने पड़ेंगे,
बनाने पड़ेंगे। भैया समझ में नहीं आई बात, क्यों बनाने पड़ेंगे? बच्चों जिस बेसिस पे मैं एक्सचेंज रेट निकाल रहा हूं वो बैक में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो होना इसलिए चाहिए ताकि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं, एक्सचेंज रेट को। किसको कंट्रोल कर सकूं? एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सकूं। नहीं समझ में आया? बच्चों जैसे मैं आपको इसको सपोर्ट में एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे आज के दिन पे सरकार जितनी मर्जी आए उतने पैसे नहीं छाप सकती। क्यों नहीं छाप सकती? इन्फ्लेशन आ जाएगी, सारे बच्चों को पता है ना। उतना ही पैसा छपता है जितने की मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज मतलब सर्विसेज अवेल कराई जा रही है और गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं। बच्चों जितना पैसा है उसके बदले में, उसके बैक एंड में उसको सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज भी तो दी जा रही है, गुड्स भी तो डिलीवर किए जा रहे हैं। तो ही तो उतना पैसा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और तभी उस पैसे की क्या है? वैल्यू है। समझ में आ रही है बच्चों बात? अच्छा, जब हम एक्सचेंज रेट क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो गोल्ड के बेसिस पे कर रहे हैं। किसके बेसिस पे कर रहे हैं? तो जिसके बेसिस पे, जैसे मैंने बताया कि हमारे 1 रुपए में, हमारी 1 यूनिट में इतना क्या है? गोल्ड है। तो उसकी वो वैल्यू होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है ना। उसको सपोर्ट करने के लिए वो गोल्ड होना चाहिए भी या नहीं भी होना चाहिए? तो आप मुझे बताओ, मेरे को क्या बनाने पड़ेंगे? गोल्ड के रिजर्व बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? अब ध्यान से सुनो। अगर मेरे गोल्ड के रिजर्व कम होते जाएंगे, मेरे अगर गोल्ड के रिजर्व कम होते जाएंगे, तो मेरी जो करेंसी है, मेरी जो 1 यूनिट की जो मेरी जो करेंसी है उसकी जो गोल्ड वैल्यू है वो ज्यादा होएगी या कम होएगी? कम होएगी। और जब कम होएगी, मान लिया आज तो 2 ग्राम गोल्ड है मेरी करेंसी में और मेरे गोल्ड के रिजर्व क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो मेरा, जैसे 2 ग्राम गोल्ड था मेरी करेंसी में, अब मान लिया लेट सपोज कितना रह गया? 1 ग्राम रह गया। तो जो एक्सचेंज रेट कितना था? जो एक्सचेंज रेट कितना था? 5 था। वो अब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तुम बोलोगे भाई फिक्स में तो चेंज नहीं होता। बच्चों ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा हूँ। किसके लिए दे रहा हूँ? कॉन्टिन्यूसली ऐसा हो रहा है कि हमारी कभी ना कभी तो हम इसमें लुक इनटू करेंगे ना। भाई रेट सेम है, लेकिन 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में तो कभी तो हम रिव्यू करेंगे ना। या आपस में जो दूसरी कंट्री है वो रिव्यू कराएगी ना कि यार जो तुमने 20 साल पहले बोला था कि तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट में 2 ग्राम गोल्ड है, क्या वो आज के दिन में भी एक्चुअल में है या नहीं है? अब तो काफी टाइम हो गया, तो रिव्यू करा लेते एक बार। ठीक है। और क्योंकि तुम्हारे गोल्ड के रिजर्व कम होते जा रहे थे, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अपनी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, अपनी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आपने गोल्ड के रिजर्व क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करने पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, गोल्ड के रिजर्व मेंटेन आप करोगे? गोल्ड के रिजर्व हल्की सी इधर कर देना बस। हाँ जी, गोल्ड के रिजर्व आप मेंटेन करोगे। तो मुझे बताओ, गोल्ड एक कैसी वैल्यू है, सॉरी मतलब गोल्ड एक कैसी चीज है जो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी? हाँ बोलो, खरीदनी पड़ेगी कि नहीं खरीदनी पड़ेगी? तो मेरे को गोल्ड के रिजर्व लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? गोल्ड के रिजर्व लगाने पड़ेंगे, कोई चीज को मार्केट से खरीद करके। मेरे से मतलब है सरकार से। सरकार गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करके रखेगी। और गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करना जो करना पड़ेगा, बहुत सारा गोल्ड का जो रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, ये एक एडिशनल मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन हो गई या नहीं हो गई? मतलब एक टाइप से जिम्मेदारी हो गई ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना। और आप मुझे बताओ, ये फायदा है या नुकसान है? ये नुकसान है कि गोल्ड के रिजर्व्स मेरे को क्या करने पड़ रहे हैं? मेंटेन करने पड़ रहे हैं। जबकि फ्लेक्सिबल में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लेक्सिबल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ये तो एक एडिशनल काम हो गया ना। ये तो एक एडिशनल काम हो गया कि मेरे को ये गोल्ड के रिजर्व क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करने पड़ेंगे। एक बात, अच्छा ध्यान से सुनो। चलो नहीं समझ में आ रहा आपको, सारे बच्चे मेरे पास देख रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया, आप दूसरे तरीके से समझो। अब ये जो 2 पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके बताऊंगा, जो पहले वाला है और जो दूसरे वाला है। मेरे को ये तो समझ में है ना आपको कि अपनी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मेरे को गोल्ड के रिजर्व्स क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये काम करना है, आपकी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन कराना है आपको लॉन्ग टर्म में, तो आपको बैक एंड में क्या लगाने पड़ेंगे? गोल्ड के रिजर्व्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर आप रिजर्व्स नहीं लगाओगे, अगर रिजर्व्स नहीं लगाओगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इसको मेंटेन करना, ये आपके ऊपर एक एड ऑन, आपके ऊपर एक टास्क आ गया ना, सरकार के ऊपर ये एड ऑन, इसको मैनेज करने का एक टास्क आ गया। तो बताओ, जब मतलब जिस चीज को हमने, मतलब आज के दिन पे अगर फ्लेक्सिबल की मैं बात करूं, कंपेयर करूं इसको फ्लेक्सिबल से, तो फ्लेक्सिबल में गोल्ड की रिजर्व की जरूरत नहीं है, इसमें है।
तो इसमें किसमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है? किसमें? फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में क्या करना पड़ रहा है? एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, जब एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है उसके कंपैरिजन में, भाई मैं किसी के अगर फायदे नुकसान बता रहा हूँ यहाँ पे, तो कंपैरिजन में बता रहा हूँ फिक्स के और फ्लेक्सिबल के। तो फिक्स में एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, वो जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो वो सरकार के लिए फायदे के जैसे काम कर रहा है या नुकसान के जैसे? मतलब सरकार को उससे प्रॉब्लम हो रही है, नुकसान के जैसे काम कर रहा है ना, प्रॉब्लम हो रही है ना सरकार को, क्योंकि एक इस चीज में तो करना नहीं पड़ रहा है वो काम, इसमें करना पड़ रहा है, तो इसका डिमेरिट है कि यार इसमें हमें ये काम करना पड़ेगा, जबकि फ्लेक्सिबल में ऐसा करना नहीं होता। अब इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ दूसरे पॉइंट से, जैसे कि मैंने बोला कि कनेक्ट करता हूँ वैसे दूसरे पॉइंट में कैसे। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास मान लिया बच्चों 100 रुपए थे। कितने थे? ट्रेड करने के लिए। क्या करने के लिए? कौन सा ट्रेड करने के लिए? मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? और 100 रुपए में मैं क्या कर सकता था? कन्वर्ट करा करके करेंसी को क्या कर सकता था? ट्रेड कर सकता था। मान लिया मेरी जो 100 रुपए है और मेरे को $1 के लिए कितने देने पड़ते? वो मेरे वाले एग्जांपल में, पुराने वाले में, अभी ये जो 2 ग्राम वाला और 10 ग्राम वाला चल रहा था, $1 को लेने के लिए कितने देने पड़ते थे? और मेरे पास 100 है। कितने हैं? 100 रुपए है, तो मेरे को कितने डॉलर मिल जाएंगे बच्चों? फैल गए सारे, 20 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? अरे 100 रुपए दे करके $20 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ, मैं यूएसए से $20 का सामान खरीद सकता था। ये मेरी परचेजिंग पावर थी। ये मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं से मतलब है इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी, सरकार, इकोनॉमी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? माइक्रो पढ़ रहे हैं कि मैक्रो? मैक्रो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सरकार को क्या लगाने पड़ेंगे? रिजर्व्स लगाने पड़ेंगे। किसके? गोल्ड के, जो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, मैं फर्स्ट पॉइंट में बता चुका हूं। अब इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कैसे क्रिएट हो रही है? क्योंकि सरकार ने रिजर्व्स लगाने पड़ेंगे, जो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब ये रिजर्व्स फ्री में तो लगेंगे नहीं, गोल्ड को तो खरीदना पड़ेगा। अगर हमारे वैसे भी हमारे जो देश में ना इतना गोल्ड होता नहीं है, हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन ये तो रिजर्व्स लगाने पड़ेंगे। और चलो, अभी जिन बच्चों को पहले वाला पॉइंट में कुछ कमी रह गई थी कि भैया गोल्ड के रिजर्व्स लगाना, ठीक है ना, प्रॉब्लमेटिक चीज कैसे होगी, तो मैंने वहां पे बताया कि तो मतलब एडिशनल रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो डिमेरिट में बोल रहा हूँ। गोल्ड को फिर इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा हमें, और उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? किसी दूसरी कंट्री को, जस्ट क्या मेंटेन करने के लिए? गोल्ड के रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए, तो डिमेरिट हुआ। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास 100 रुपए थे जिनसे मैं $20 खरीद करके $20 का सामान खरीद सकता था यूएसए से, लेकिन क्योंकि मेरे को तो क्या भी बनाने पड़ेंगे देश के अंदर? गोल्ड के रिजर्व्स भी बनाने पड़ेंगे। मान लिया मेरे को 40 रुपए के गोल्ड के रिजर्व बनाने हैं। कितने के बनाने हैं? 40 रुपए के गोल्ड के रिजर्व बनाने हैं, या छोड़ो जान दो, 50 के बनाने हैं। कितने के बनाने हैं? सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। 50 रुपए के मेरे को गोल्ड के रिजर्व बनाने हैं। अब मेरे को इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए कितने रुपए बचे मेरे पास? मेरे पास 100 रुपए थे, मैं उनसे $20 खरीद सकता था। ऐसे बोलो, मेरे पास 100 रुपए थे, मैं उनसे कितने डॉलर खरीद सकता था? अब $20 से मैं क्या करता? परचेज करता। कहां से? फॉरेन से, माने यूएसए से मेरे एग्जांपल में। लेकिन अभी मेरे को आउट ऑफ दैट 100 रुपीज आई हैव टू मेंटेन द रिजर्व्स ऑफ गोल्ड वर्थ ₹50। मेरे को कितने के रिजर्व बनाने हैं? 50 रुपए के। तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 50 बची। मैं $20 खरीद सकता था, मेरी कैपेसिटी थी, क्योंकि मेरे को गोल्ड के रिजर्व बनाने पड़ गए बच्चों। क्या बनाने पड़ गए? 50 रुपए के। और मेरे पास कितने बचे? तो इन 50 में मैं कितने डॉलर ही खरीद पाऊंगा? जो मैं $20 का ट्रेड कर सकता था, वो गोल्ड के रिजर्व बनाने की वजह से मैं कितने का ही ट्रेड कर पाऊंगा? $10 का ट्रेड कर पाऊंगा। समझ में आई बच्चों बात? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रेस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि मेरे पास परचेजिंग पावर क्या बची है? कम बची है। अरे नमन भैया यार, कैसी बात कर रहे हो आप? हमें यार समझ में नहीं आता यार, आप कुछ भी बोले जा रहे हो आप। अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे मेरिट में कि इंटरनेशनल ट्रेड में ग्रोथ होगी, और अभी अपने आप को एक गलत प्रूव कर दिया और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया, और हमारे दिमाग में मैशअप बना दिया, हमें दर्द डिस्क हो रहा है।
पिछले चैप्टर के जो टॉपिक्स थे, किसी में दर्द था, किसी में डिस्को, चलो समझ में आता था, लेकिन ये टॉपिक में तो दर्द डिस्को हो गया। ओ नमन भैया, हमारे को कुछ नहीं हो रहा, तुम अपने मन से बना रहे हो, अपने आप ही कहे जा रहे हो, हमें तो मन में भी नहीं आया ये चीज। बताओ बच्चों, आपके मन में किसी के आई कि नहीं आई ये चीज? नहीं आई। तो मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद ही बता रहा हूँ तुम्हें, मैं खुद ही बता रहा हूँ तुम्हें कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रोथ होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, और अभी मैंने अपने आप को गलत साबित कर दिया कि ग्रोथ नहीं होती। कैसे 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 बताओ ना? क्योंकि परचेजिंग पावर मेरे पास। बच्चों एक ही चीज को ना, एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखोगे ना, हाँ एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखोगे तो आपको, एक एंगल से देखोगे तो उसका मेरिट नजर आएगा, और एक एंगल से देखोगे तो नहीं समझ में आया। बच्चों आपने देखा होगा, अभी तो सुनो प्लीज, आपने देखा होगा कि मम्मी कई बार बुनाई करती है, क्या करती है? वो सलाई लेकर के और ऊन लेकर के उससे क्या करती है, बड़े बचपन में तो स्वेटर वगैरह बुनती थी, आजकल तो जमाना थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है ना, अब तो कहाँ पे वो मम्मी बुनती है, मम्मी को वैसे टाइम नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब वो मम्मी बुनती रहती है स्वेटर वगैरह कुछ भी, जर्सी जो भी बुनती है, तो आप उसे देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार मम्मी क्या बना रही हो ये, क्योंकि वो कोई एक धागा इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, से और नो, आप जिस एंगल से देख रहे हो तो आपको उसमें मैशअप नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? लेकिन मम्मी के माइंड में देखो आप, मम्मी के माइंड में एक डिजाइन चल रहा है, क्या चल रहा है? डिजाइन। और मम्मी उस डिजाइन को सोच करके ही क्या कर रही है, अपनी वो सलाई चला रही है। उन्हें पता है कि धागा एक इधर से उधर जा रहा है, तुम्हें तो मैशअप नजर आ रहा है वो, लेकिन मम्मी के दिमाग में डिजाइन चल रहा है, और जब वो फाइनल बन के आएगा आउटकम, तो वो एक बहुत बेहतर डिजाइन बन के आएगा। तुम देख रहे हो, तुम तो यही बोल रहे हो ना, अरे मम्मी टाइम पास कर रही हो, क्या बना रही हो, ये कुछ भी नहीं है ये। लेकिन मम्मी के दिमाग में एक जो डिजाइन चल रहा है वो तभी बन के आएगा, जो मम्मी देख पा रही है वो तुम्हें आउटकम बाद में दिखाएगी। तुम जिस एंगल से देख रहे हो तुम्हें तो डिमेरिट नजर आ रहा है, लेकिन मम्मी जिस एंगल से देख रही है वो मेरिट नजर आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट चेंज नहीं होता, तो इससे एक तसल्ली मिलती है लोगों को कि हमें बेखौफ होकर के हम बिजनेस कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में या दूसरी कंट्रीज के साथ। दैट्स वाई, तो यहां पे ग्रोथ होगी, किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में। क्योंकि मैं बेखौफ होकर बिजनेस तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, किसकी वजह से? गोल्ड के रिजर्व्स बनाने की वजह से। दैट्स व्हाई ये इसका क्या है? डिमेरिट है। मेरे को जो तसल्ली मिली थी क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए, वो तो था इसका मेरिट, लेकिन फिर मेरे को क्योंकि गोल्ड के रिजर्व्स बनाने थे, उन गोल्ड के रिजर्व्स बनाने की वजह से मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, इसने मेरे को रोका क्या करने से? बिजनेस करने से। अगर उस एंगल से देखता हूं तो मेरिट, और अगर इस एंगल से देखता हूं तो डिमेरिट। चीज एक ही है। समझ आई बच्चों बात? तो दो पॉइंट मैंने अभी तक आपको समझाया किसके, डिमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसके दो डिमेरिट क्या है? पहला, एक तो प्रॉब्लम वाली चीज ये है कि मेरे को क्या बनाने पड़ेंगे? गोल्ड के रिजर्व बनाने पड़ेंगे, जो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक चीज है, जबकि फ्लेक्सिबल में ऐसा होता नहीं है। एक बात। दूसरा, गोल्ड के रिजर्व बनाने पड़ेंगे, गोल्ड जरूरी तो है नहीं कि जितने मेरे को गोल्ड के रिजर्व बनाने हैं वो सारा गोल्ड मेरे को मेरी इकोनॉमी से मिल जाएगा, उसके लिए मेरे को क्या भी करना पड़ सकता है? बाहर वाली कंट्री से मंगाना भी पड़ सकता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। पहली बात, मैंने दो रीजन बताए पहले वाली हेडिंग के लिए। फिर दूसरा, जब मेरे को गोल्ड के रिजर्व बनाने हैं तो ये मेरी परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा या कम करेगा? और जब कम करेगा तो मैं जो ट्रेड कर पाऊंगा फॉरेन मार्केट में वो ज्यादा कर पाऊंगा, कम कर पाऊंगा? तो ये क्या लिखा है? ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, क्योंकि बहुत सारे क्या बनाने हैं मेरे को? गोल्ड के रिजर्व बनाने, जो मैंने किस में देखे थे? पहले वाली हेडिंग में देखे थे। हाइंडर द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। हाइंडर का मतलब होता है जो रोक लगाता है या उसमें दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है ना, या फ्री फ्लो को सपोर्ट नहीं करता। तो इससे क्या होगा? हाइंडर का मतलब फ्री फ्लो को सपोर्ट नहीं करता। तो जो ह्यूज रिजर्व बनाने हैं मेरे को गोल्ड के, वो फ्री फ्लो को सपोर्ट नहीं करेंगे। किसके फ्री फ्लो को सपोर्ट नहीं करेंगे? मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल के मूवमेंट को रोकेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझा क्या? कैसे? ईशान बताओ। ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड हाइंडर द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों। नहीं? केशव? नहीं? आयुष? भैया तुम सारे ऐसे पकड़ोगे। पारस?
वेरी गुड, शाबाश, बता। हाँ, वेरी गुड। परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर कम होएगी तो इससे कैपिटल मूव ज्यादा होएगी या कम होएगी? अरे सारा पैसा तो मैंने किसमें खपा दिया? गोल्ड में खपा दिया। हाँ बोलो ना। बच्चों मेरे पास 100 रुपए थे और मैं ये बोलूं आपको कि मैंने यहाँ पे एक गुल्लक रख दी और सारे बच्चे आकर के, जैसे मेरे पास 100 रुपए है ऐसे आपके पास भी 100 रुपए है, और हमने ये पॉलिसी बना दी कि डेली का डेली आकर के इसमें 50 रुपए डाल दिए। कह रहे भैया चलो तुम्हारा तो ठीक है, तुम्हारे तो तुमने तो एक जेब से निकाले तो दूसरी जेब में, हमारा तो सोचो कुछ। हाँ हमारे तो 1500 रुपए महीना हो गए। तो बच्चा कैलकुलेशन कर रहा, पूरे साल की कैलकुलेशन कर दी। हाँ जी। तो अरे बच्चों ऐसे मतलब कोई झटका नहीं दे रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, बस बोलने के लिए, एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि सपोज करो कि आपके पास 100 रुपए, मेरे पास भी 100 रुपए, और हमने ना 100 में से 50-50 डेली यहाँ पे आकर के डालने हैं गुल्लक में। ठीक है। तो जो मैं आज के दिन पे जो 100 रुपए की चीज खरीद सकता था मार्केट में जाकर के, क्योंकि मैंने रिजर्व बनाए, क्या बनाए? वो बात अलग है कि यहाँ पे गोल्ड के रिजर्व बनाए, यहाँ पे मैंने सिंपल रिजर्व बनाए मनी की फॉर्म में। ठीक है। तो मेरे पास जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो पैसे 100 रुपए लेके जाऊंगा मैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, मेरे पास कितने रहेंगे? होने कितने चाहिए थे? और बचे कितने ही है? अननेसेसरी मैंने पैसा क्या नहीं कर दिया, ब्लॉक नहीं कर दिया। ये गोल्ड किसी को बेच कोई ना रहे है, ये तो उठा के रखना है, मेंटेन करके रखना है, ताकि हमारी वो वैल्यू क्या हो ही रहे, मेंटेन रहे। समझ में आ रही है बात? अब तो दोनों समझ में आ गई पॉइंट। गोल्ड के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड के रेट बढ़े तो अच्छी बात है, गोल्ड के रेट बढ़ेंगे तो हमारी गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। अरे उसका उससे कोई मतलब ही नहीं है ना, उसका तो मतलब इससे है कि हमारी करेंसी में कितना गोल्ड है, हमारी करेंसी में कितना गोल्ड है। केवल गोल्ड को ही तो हम क्या मान रहे हैं? यूनिट मान रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज रेट निकाल रहे हैं। गोल्ड की क्वांटिटी को क्या मान रहे हैं बच्चों? बेस मान रहे हैं, ना कि गोल्ड के प्राइस को। समझ में आई बच्चों बात? हाँ तो बोल दो। तो पहली और दूसरी हेडिंग मैंने तो समझा दी मेरी तरफ से, और सिंपल थी यार, जिन्होंने ना करा है ना, मतलब तू सारे दिन धंधा करके तू ना अगर ये बोल रहा है तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि तूने ना क्यों बोला, कि मेरे को समझ। सिंपल सी चीज है यार, 100 रुपए मेरे पास है, 50 रुपए मैंने तुम्हारे से रखवा ली जबरदस्ती यहाँ पे। तो जो धंधा मैं 100 रुपए का कर सकता था वो कितने ही कर पाऊंगा? 50 का कर पाऊंगा। ये तुम्हें फायदा नजर आ रहा है, नुकसान नजर आ रहा है? सिंपल सी बात है, इतनी ही। देख लो, पहली इसकी डिमेरिट देखो, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड। पहली तो प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत ज्यादा गोल्ड के रिजर्व्स की जरूरत पड़ेगी। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रिक्वायर्स ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, ये दिक्कत है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए रखना है, मतलब ऐसा इसलिए करना है हमें, रिजर्व्स इसलिए मेंटेन करने हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो करेंसीज है, अलग अलग जो करेंसीज है, आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से क्या मतलब है इसका? डायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? डायरेक्टली बात कर रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट की, और इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट की। ये कह रहा है कि हमें गोल्ड के रिजर्व, ये पूरा जिन शब्दों का मूल लाल हो रहा है, इनको मैं वापस से बता रहा हूँ, और फिर आप खुद ही सोचना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ये कह रहा है कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के लिए पहले बुलेट में लिखा है कि बहुत सारे हमें गोल्ड के रिजर्व बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बैकिंग में हमें चाहिए कुछ ना कुछ, जिस और बैकिंग में वही रखना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज रेट निकाल रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग जो करेंसीज है ना, वो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से मतलब क्या है, इसने एक वर्ड क्यों लिखी है ऐसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? हम्म। हाँ जी। और कोई? ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अभी तो बताया, ये किसको डिनोट कर रहे हैं? डायरेक्टली तो किसको डिनोट कर रहा है, और इनडायरेक्टली किसको डिनोट कर रहा है? बताना कैसे इनडायरेक्टली क्यों? हाँ बेटा, अल्टीमेटली तो क्या होता है? अल्टीमेटली तो निकलनी तो वैल्यू किस में ही है? गोल्ड के टर्म्स में ही। लेकिन इनडायरेक्टली क्यों बोल रहा है? क्योंकि बीच में कौन आ गया? यूएस डॉलर। और पहले वाले में डायरेक्टली क्यों बोल रहा है? क्योंकि सीधा क्या हो रहा है वहां पे? हो तो रहा है गोल्ड की टर्म्स में ही कन्वर्जन, जो हो रहा है गोल्ड की टर्म्स में, और लेकिन डायरेक्टली हो रहा है। और दूसरे वाले केस में, ब्रेटन वुड्स में, हो तो रहा है गोल्ड में ही, लेकिन बीच में कौन आ जा रहा है? तो बताओ डायरेक्टली किस में हो रहा है? पहले वाले में, दूसरे वाले में? पहले वाले में, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड में। और इनडायरेक्टली किस में हो रहा है? अब इसे तसल्ली से पढ़ो ये दोनों बुलेट, और फिर डाउट पूछो मेरे को।
कह रहे हैं इसका नुकसान ये है कि इसमें हमें बहुत सारे गोल्ड के रिजर्व बनाने पड़ेंगे, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। और वो इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे तो डायरेक्टली और चाहे तो इनडायरेक्टली करेंसी जो कन्वर्ट की जा रही है वो किसके बेसिस पे की जा रही है, गोल्ड के बेसिस पे। तो जिसके बेसिस पे क्या की जा रही है, कन्वर्जन किया जा रहा है, उसको हमें बैक में रखना पड़ेगा सपोर्ट के लिए, ताकि उसकी वैल्यू क्या रहे, मेंटेन रहे। और अगर ये हमने गोल्ड नहीं रखा तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या करने लग जाएगी, फ्लक्चुएट करने लग जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों बात? और जब फ्लक्चुएट करने लग जाएगी तो ये फिक्स सिस्टम रहेगा, ये तो क्या बन जाएगा, फ्लेक्सिबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हम तो इसे क्या ही मेंटेन करना चाहते हैं, फिक्स ही रखना चाहते हैं ना भाई, फिक्स को फिक्स ही तो रखेंगे। और वो कैसे रहेगा, जब आप क्या करोगे, गोल्ड के रिजर्व मेंटेन करके रखोगे। तो ये अननेसेसरली दिक्कत वाली चीज है, या ये आपको अच्छा लग रहा है? दैट्स वाई तो ये क्या है बच्चों, डिमेरिट है। यार आज आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो थोड़ा ना, या तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को खुल के बताओ ना कि या तो समझ में नहीं आ रहा या तो फिर तुम दूसरे तरीके से समझाओ। आ रहा है ना समझ में? तो हाँ बोलो यार। पहला ये समझ में है ना, पहले वाली हेडिंग। दूसरे वाली क्या है, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा, ये जो बहुत ज्यादा आपको रिजर्व्स बनाने थे पहले वाली हेडिंग में, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, ये किसको रोकेंगे, ये हाइंडर करेंगे किसको, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। एग्जांपल से बताओ, अदिति आप बताओ। कुछ नहीं, जो मैंने बताया था वही बताना है आपको, आपने भी शब्द यूज कर सकते हो। हम्म, हमारी परचेजिंग पावर कम होएगी। मतलब मेरे पास कितनी भी एक एक्स अमाउंट की मेरे पास क्या है, मतलब मनी है, ठीक है, और उसमें से मेरे को कुछ पार्ट किस में लगा देना है, तो बाकी ट्रेड करने के लिए पैसा ज्यादा बचेगा कम बचेगा, कम बचेगा। और कम बचेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा होगा या कम होगा, ये अच्छी बात है बुरी बात है? हम मेरिट पढ़ रहे डिमेरिट, समझ में आ गई बात? देखो, स्टेबिलिटी इन द मार्केट इंड्यूसेस मोबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल। मैं बताऊंगा नहीं, पहले आपसे पूछूंगा। और ये वो चीज है जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था अपना अपने आप से ही। वापस से, stability in the market induces mobility of international capital, but at the same time huge reserves of gold restrict the movement of capital in the international money market या international market। क्या बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, बताओ ना आप मेरे को, प्लीज हेल्प करो मेरी। हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, तो वो कहीं ना कहीं पैसे को भी तो, अवेलेबिलिटी को, परचेजिंग पावर को भी तो क्या कर रहा है। बच्चों मुझे तसल्ली तो मिल गई कि मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, और मैं तैयार भी हो गया बिजनेस करने के लिए, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा ही कम बचा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लाइन है कॉमा से पहले, ये हमने ऊपर यहाँ पे कहा, मतलब इतनी लाइन में, ये मेरिट वाला पोर्शन है जो अभी मैं ग्रोथ में पढ़ा के आया हूँ, जी वाली हेडिंग में पढ़ा के आया हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद की जो कहानी है वो डिमेरिट में। गेट खोल दो अदिति एक बार, वरना मेरी तो जान ही निकल जाएगी। एक बार रेगुलेटर तेज कर देना पंखे का। नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ जी, करे कंटिन्यू। देखो, स्टेबिलिटी इन द मार्केट इंड्यूसेस मोबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल। कह रहे जो मार्केट में स्टेबिलिटी होती है ना, वो मेरे को इंड्यूस करती है। इंड्यूस मतलब मेरे को मोटिवेट करती है, वो मेरे को ड्राइव करती है, वो मेरे को बढ़ावा देती है। किस चीज का बढ़ावा देती है, कि मैं कैपिटल का क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, किसमें, इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है ना। मैं कैपिटल का मूवमेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी के साथ साथ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, क्योंकि मेरे को क्या भी बनाने हैं, जो मैंने किस में देखा, पहली हेडिंग में देखा, अभी ऊपर वाली में, वो मेरे को रोकते हैं। एक चीज तो बढ़ावा दे रही है मेरे को, और एक चीज रोक रही है। किसको रोक रही है, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन द इंटरनेशनल, टू दैट एक्सटेंट। टू दैट एक्सटेंट मतलब जितना मैंने रिजर्व बनाए,
टू दैट एक्सटेंड का मतलब होता है उतना हद तक या उतनी हद तक। और यहाँ पे हद कौन सी बता रहे हैं? जितने मैंने क्या बनाए, जितने मैंने गोल्ड के रिजर्व्स बनाए। टू दैट एक्सटेंट, उतनी हद तक द ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी, सॉरी, द ग्रोथ प्रोसेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी टेंड्स टू सफर। तो कह रहे जितनी हद तक मैंने क्या बनाए, गोल्ड के रिजर्व्स बनाए, उतनी हद तक मेरी जो ग्रोथ प्रोसेस है ना वो क्या करेगी, सफर करेगी। क्या करेगी? अरे बच्चों 50 रुपए से मैं धंधा करके पैसा कमा सकता था, लेकिन वो मैंने किस में खपा दिया पैसा? गोल्ड में खपा दिया पैसा। तो अब तो मैं जो 100 रुपए से मैं मान लिया 20 रुपए कमा सकता था, अब मैं 50 से 10 ही कमा पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तो सफर तो करना पड़ा ना मेरे को। ये सबसे टेक्निकल है, अगर ये समझ में आ रहा है ना तो आपको समझो इसमें चैप्टर में फिर कुछ नहीं बचता। ये एक दो हेडिंग जो है ना, ये थोड़ी टेढ़ी सी आड़ी टेढ़ी हेडिंग है, ये समझ में आ गई ना तो उसके बाद कुछ नहीं बचता इसमें। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों को समझ में आई। और अगर अभी भी कोई रहता ना, कोई स्कोप रहता है, ये ना समझी का कोई स्कोप रह गया, मैं फिर करता हूँ, ट्राई करता हूँ। आगे समझ में? पीछे भाई सबको आगे समझ में? नहीं आया समझ में? देखो पहले वाली हेडिंग हम पढ़ रहे डिमेरिट, माने नुकसान क्या है फिक्स का। पहला नुकसान है हमें बहुत सारे क्या बनाने पड़ेंगे, गोल्ड के रिजर्व बनाने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबल में नहीं बनाने पड़ते। मैं तुम्हें दो काम, मतलब दो काम है तुम्हारे पास, एक काम में तो तुम्हें 10 एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी और एक में 8 करनी पड़ेगी। तो तुम किसको अच्छा मानोगे? 8 वाली को। इसमें एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, किसके कंपैरिजन में? फ्लेक्सिबल के कंपैरिजन में। फ्लेक्सिबल में गोल्ड के रिजर्व्स बनाने नहीं, क्योंकि फ्लेक्सिबल में गोल्ड के बेसिस पे वैल्यू निकलती नहीं एक्सचेंज रेट की, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। अच्छा चल, पहली बात तो एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, ये दिक्कत वाली बात है। और ये काम ऐसे तो नहीं है कि मैं इकोनॉमी में सारी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इकोनॉमी से फुलफिल कर दूंगा। गोल्ड है एक मटेरियलिस्टिक चीज है, वो हमारी इकोनॉमी में मतलब इतने वो नहीं है, गोल्ड की माइंस नहीं है कि हम मान ले जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी मैं डिमांड यहीं से फुलफिल कर दूं। मेरे को फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट भी तो करना पड़ सकता है ना गोल्ड को। तो दूसरी ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। एक ही हेडिंग में दो रीजन आ गए, समझ में आई बात? तो एक तो ये दिक्कत है कि एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और जो करना पड़ेगा वो काम भी किससे कराना है, बाहर वालों से कराना है। फिर दूसरी बात है, दूसरे वाली जो बोल रहा है वो डिमेरिट बोल रहा है, दूसरे वाली में ये बोल रहा है कि जो बाहर वालों से काम कराना उसको पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा मेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा किसमें? गोल्ड में। मेरे पास जितना पैसा था जिससे मैं धंधा कर सकता था, अब वो पैसा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि मैंने आधा या जितना भी 25%, 30%, 40% पैसा तो किसमें गला दिया। तो मेरे पास बाकी ट्रेड करने के लिए, धंधा करने के लिए पैसा कम बचा, और जब पैसा कम बचा तो कहीं ना कहीं मैं पैसे कम कमाऊंगा ना, और जबकि इससे भी क्या कमाया जा सकता था, पैसा कमाया जा सकता था। तो ये नुकसान है। अब बताओ, अब आ गई समझ में सब बच्चों को? आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिस्करेज वेंचर कैपिटल। क्यों चाह कुछ मत करना, ठीक है। अब ये सारी हेडिंग पढ़ा के जाऊंगा मैं, क्योंकि हाँ सुनो, कुछ नहीं है, 2-3 हेडिंग है, ये मेरे को पढ़ानी है अभी, वरना ये फ्लो बन रहा है, कल वापस से फ्लो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिवीजन कराऊंगा, और रिवीजन जब तक ये रिवीजन का टाइम होगा और फिर ये आऊंगा तो कल की क्लास इसमें चली जाएगी। तो इसलिए 10 मिनट बैठे रहो बिल्कुल चुप। ये देखो, नेक्स्ट है डिस्करेज वेंचर कैपिटल। क्या है ये, किसको डिस्करेज करती है? वेंचर कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, चलो मैंने खून के आंसू रोए, और उसमें तुम समझना कि कॉन्सेप्ट क्या था। एटलीस्ट अब तो मेरी बर्बादी में तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तो अभी तो तुम्हें भारी नहीं लगेगा कि 10 मिनट बैठना। तो चलो मेरी बर्बादी की कहानी सुनो। हुआ यूं कि एक बार मेरे मन में आया कि यार मेरे को ना पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना है। तो कह रहे कि सही आया तुम्हारे मन में, अंधा पैसा कमाना है। तो मेरे जो भी मैं नॉर्मल रूटीन में जो भी काम करता हूँ, मैं कोई भी अपनी लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को सर्विस देता हूँ, या बाकी मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, या मेरे 2-3 इनकम के सोर्स हो रहे हैं, तो वो वहां से मेरी जो इनकम आ रही है वो तो आ ही रही है। मुझे लगा यार अब ना एक और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए काम में। क्या करना चाहिए? अब मैं थोड़ा टेक्निकल बोल रहा हूँ, बच्चों को समझ में आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे लाइंस में क्या करना, एंटर करना। मतलब 3-4 सोर्स से मेरी इनकम आ रही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सोर्स और क्या करना चाहता हूँ, जनरेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ना फॉरेन एक्सचेंज में डील करके पैसा कमाऊं।
फॉरेन एक्सचेंज माने फॉरेन करेंसी में डील करके पैसा कमाऊं। बच्चों हुआ ये कि मैंने डॉलर खरीद लिए। क्या खरीद लिए? और फर्ज करो डॉलर का रेट चल रहा था 80। 80 के भाव में मैंने क्या खरीद लिए? डॉलर खरीद लिए, और इस आस में खरीदे कि इन डॉलर को 5 साल तक संभाल के रखूंगा और रेट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा तो पैसे कमाऊंगा। लेकिन मैं ठहरा वाहियात, ठीक है ना। मेरे को इतनी अकल नहीं थी कि मैं एक बार मार्केट में ये देख लूं कि सिस्टम कौन सा चल रहा है। मैंने आज के दिन पे 5 लाख डॉलर खरीदे। कितने खरीदे? 5 लाख डॉलर खरीदे 80 के भाव में, ये सोच करके कि 5 साल तक इन्हें रख के रखूंगा, मेंटेन करके रखूंगा और 5 साल बाद इन्हें बेचूंगा। 5 और रख के ना, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, रख के छोड़ दिए। और 5 साल के बाद मैंने सोचा अब तो पैसा ही पैसा होगा, और मैंने क्या किया, मैंने वो अपने जो यूएस डॉलर थे वो निकाले और मार्केट में गया मैं बैंक के पास। बैंक जी आप मेरे डॉलर खरीदोगे? बैंक ने बोला हाँ बेटा, क्यों नहीं खरीदेंगे, हम तो बने ही इसलिए डॉलर खरीदने के लिए और बेचने के लिए। 5 साल पहले मेरे को याद है तुम लेने के लिए आए थे। कह रहे हाँ अंकल तुम्हें तो याद है, ठीक है कि हाँ तुम लेने के लिए आए थे और आज आप बेचने आ रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुम हमारे से खरीद के लेके गए थे तो आज बेचे, अगर बेचने आए तो हम वो खरीदेंगे आपसे, ठीक है। मैंने कहा अंकल 5 लाख डॉलर है मेरे पास, बैंक वाले को बोल रहा हूँ मैं, और आजकल क्या रेट चल रहा है? बोले भाई साहब 80 चल रहा है। कितना चल रहा है? 80 चल रहा है। मैंने कहा अंकल देख लो, कोई बात नहीं, कई बार बुढ़ापे में हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। वो कह रहे तेरी जवानी में दिक्कत हो रही है, मेरे बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं, तेरी जवानी में दिक्कत है। मैंने कहा अंकल इतना भी क्यों रूड हो रहे हो, थोड़ा बता दो ना इज्जत के साथ कि क्या रेट चल रहा है। वो बोला बेटा हिंदी में बता रहा हूँ, 80 का रेट चल रहा है। मैंने कहा ये क्या वाहियात सा तुम्हारा जवाब हुआ। कह रहे तेरे को नहीं पता क्या मार्केट में कौन सा सिस्टम चल रहा है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब तुम्हें पता उस दिन मैंने खून के आंसू रोए। तुम तो मेरी बर्बादी में हंस रहे हो, मैंने खून के आंसू रोए, समझा। कह रहे बेचारे भैया 5 साल तक क्या मेंटेन करके रखे? यूएस डॉलर किस आस में कि 80 का माल 100 में बेचेंगे या 100 के ज्यादा में बेचेंगे। लेकिन मैं तो ठहरा पागल, मेरे को तो ये नहीं पता था कि मार्केट में कौन सा सिस्टम चल रहा है। 80 का रेट था और 80 का ही रहेगा, फिक्स में तो यही है। आप मुझे बताओ मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं कमा पाऊंगा प्रॉफिट, ठीक है ना। अब समझो लॉस हो गया, वेरी गुड। लॉस क्यों हुआ? जो 5 साल पहले मैंने जो वो बना के रखे थे ना, मतलब रिजर्व नहीं, जो मैंने डॉलर लेके रखे थे और उनमें पैसा गलाया था। मेरी इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो चुकी है, उस टाइम पे 5 लाख की मैं मान लिया कोई एक इन्वेस्टमेंट करने वाला था। क्या करने वाला था? कोई प्रॉपर्टी लेने वाला था, है ना। और वो प्रॉपर्टी 5 लाख की 10 लाख की हो गई। कितनी हो गई? 10 लाख की हो गई। हाँ बोलो, नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? मेरे को 5 लाख का नुकसान हुआ, क्योंकि अगर काश मेरे पास आज वो प्रॉपर्टी होती, काश आज मेरे पास वो होती, तो मैं 5 लाख कमा लेता। कितने कमा लेता? क्योंकि मेरे पास मेरी जिंदगी में उसकी कमी है, उस प्रॉपर्टी की कमी है, तो मैं वो 5 लाख मैंने गवा दिए। और ये बड़े अच्छे से पढ़ गए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या पाने के लिए क्या खो दिया, ठीक है ना। ये डॉलर को पाने के लिए मैंने किसको खो दिया? वो प्रॉपर्टी को खो दिया। आप मुझे बताओ मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। समझ आई बच्चों बात? तुम क्या जानो कि कितना, मतलब किसी के सामने, अगर मैं किसी के सामने रोता ना तो मतलब रो भी नहीं सकता यार, मैं बता भी नहीं सकता तुम्हें कि कितना बुरा हुआ मेरे साथ। अब सुनो, बात आई कि ये जो तुमने कहानी सुनाई, ये जो दास्तान सुनाई तुमने अपनी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बच्चों इससे है कि एक कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना है आपको, वेंचर कैपिटल। क्या समझाना है? यहाँ पे लिखा है हेडिंग डिस्करेज वेंचर कैपिटल, लेकिन ये हेडिंग को समझने के लिए पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि वेंचर कैपिटल होती है कि जब मैं फॉरेन एक्सचेंज में डील करता हूं इन द होप ऑफ गेनिंग प्रॉफिट, इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल। यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में, वैसे वेंचर कैपिटल का कुछ दूसरा मीनिंग भी होता है, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट के कंटेक्स्ट में, उसमें उसका मतलब है कि किस में डील करना? फॉरेन करेंसी में डील करना इन द होप ऑफ गेनिंग प्रॉफिट, कि ताकि मेरे को क्या हो? प्रॉफिट हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों,
क्या फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वेंचर कैपिटल को सपोर्ट करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि रेट तो क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, रेट में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे तो वेंचर कैपिटल का कोई स्कोप है ही नहीं, क्योंकि मैं प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि रेट क्या है, फिक्स है। इसका स्कोप तो किसमें है, फ्लेक्सिबल में। किसमें है? और फ्लेक्सिबल में मैं होप तो करूंगा किसकी, प्रॉफिट की, लेकिन हो क्या भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। मान लिया 80 में खरीदा था मैंने, फ्लेक्सिबल की बात कर रहा हूं, मैंने खरीदा तो इसलिए था कि 100 का होएगा, लेकिन ये हो गया 50 का, तो नुकसान भी तो हो सकता है ना। तो वेंचर कैपिटल को सपोर्ट फ्लेक्सिबल सिस्टम करता है। कौन करता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वेंचर कैपिटल को सपोर्ट नहीं करता। तो इसका फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। पहले ये देख लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो इंडिया वाले मतलब जो बैंक वाले हैं तो मान लीजिए नोट में देते ताकि हाँ अब जैसे 2000 का नोट बंद हो गया, हाँ, फिर अगर उसे कोई खबर तो नहीं बेटा है अगर नहीं खबर नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं होता। खबर तो अगर तुम्हें नहीं है तो तुम्हें उसका तो छोड़ दो, वो तो फिरंगी है, तुम्हारा ही नहीं कुछ हो सकता। अगर खबर नहीं है, खबर नहीं है तो खबर तो रखनी पड़ेगी ना भाई। अगर हमें मौका मिला है नोट को एक्सचेंज कराने का तो उसे भी एक्सचेंज, क्या ऐसा यार नॉर्मल रूटीन में नहीं होता ना। अब ऐसा कहना कि नोट मोदी जी रोज के रोज बंद करेंगे, और ये वैसे भी क्या है, डिमेरिट तो हुई नहीं है ना उसकी, ये तो उसकी प्रॉब्लम है ना भाई, तूने खबर रखनी थी। ऐसे तो हर एक चीज में प्रॉब्लम रहेगी, पैसे रखना ही अपने आप में प्रॉब्लम है। मैं सोचूं कि यार पैसा नहीं रखते, कभी ये मोदी बंद कर दे तो ठीक है ना, अपने आप में फिर तो ये भी प्रॉब्लम है। वो तो पता रखना पड़ेगा ना, ये प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो वेंचर कैपिटल क्या होती है, सुनो बच्चों। वेंचर कैपिटल एक बार पढ़ के देखना, क्या मैं जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? आपकी आवाज से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ बस छोड़ दो, हाँ जो आपने बताया वही लिखा हुआ है। आया समझ में? इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसमें, इन द परचेज ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स माने फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, ठीक है, इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, किसमें, इंटरनेशनल मनी मार्केट में, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, है ना, क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और फिर ये बोल रहा है फिक्स एक्सचेंज रेट डजंट अलाउ सच इन्वेस्टमेंट, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है इस तरह की इन्वेस्टमेंट को अलाउ, और अलाउ इसलिए नहीं करता कि अगर जो हादसा मेरे साथ हुआ है ना, अगर तुम भी नहीं समझोगे इस कॉन्सेप्ट को तो तुम्हारे साथ भी हादसा हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो वही, क्योंकि फिक्स सिस्टम्स को अलाउ नहीं कर, रेट सेम रहने वाला है, 5 साल बाद 10 साल भी रेट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ना। वो बात अलग है कि तुमने जो गोल्ड के रिजर्व थे वो सारे खत्म कर दिए, तो उस केस में और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर जब भी रिव्यू होगा तो क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो नुकसान कराने के लिए तो कोई फॉरेन एक्सचेंज को खरीदेगा नहीं, फायदा कराने के लिए लोग खरीदते हैं। अच्छा ये देखो अब क्या लिखा हुआ है, हेडिंग है डिस्करेज वेंचर कैपिटल। डिस्करेज मतलब प्रमोट करना है या डिमोट करना। अच्छा ये किसको डिमोट करता है, फिक्स सिस्टम, वेंचर कैपिटल को। तो बस इसका फायदा है कि नुकसान, नुकसान है। फिक्स एक्सचेंज रेट डिस्करेज वेंचर कैपिटल इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, सिंपल। इतनी बात समझ में आई? अच्छा नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है बच्चों, बस कुछ नहीं है, बस 2 मिनट का समय दो। अब यूं इसे मक्खन मलाई मैंने खत्म किया। क्या लिखा है, फिक्स एक्सचेंज रेट में नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट। सारे बच्चे इस वर्ड से फैमिलियर होंगे, और बड़े दिन बाद आज मेरे को बोलने का मौका मिला है इक्विलिब्रियम। और 11th क्लास में ऐसा शायद कोई दिन ना गया हो हमारा कि जिस दिन हमने ये शब्द बोला ना हो। क्या होता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट, जिसके बाद हम कोई भी चेंज चाहते। अब ये इक्विलिब्रियम को अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन and he doesn't want any change in his existing behavior। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसे एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। क्या मिल रहा होता है? मैक्सिमम मिल चुका है, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, कम वो लेना, तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा ना, थम जाएगा ना। तो ये पोजीशन ऑफ रेस्ट होती है। क्या होती है? अब ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनना सारे बच्चे, अगर रेट निकला है बच्चों डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग निकला है? देखो कैसे, आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लेंगे प्राइस, और प्राइस से मतलब है मेरा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्राइस का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना इस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे क्वांटिटी। क्या लेंगे? क्वांटिटी किसकी? जो फॉरेन करेंसी है उसकी क्वांटिटी, चाहे वो डिमांडेड हो चाहे वो सप्लाइड हो। यू नो वेरी वेल डिमांड कर्व कैसे होता है बच्चों? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है? डी इज द डिमांड कर्व, इतनी तो डिमांड हो रही है, एंड एसएस इज द सप्लाई कर्व, और बोथ द कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। दोनों के दोनों कर्व ने एक पॉइंट पे क्या किया? ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट के अगेंस्ट, इस ई पॉइंट को तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे? इसके अगेंस्ट बच्चों जो प्राइस निकला है ना, ये देखो ये वाला जो प्राइस निकला है ओपी, ये जो प्राइस निकला है इसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस है, जो एक्चुअल में होना चाहिए ना प्राइस, वो ही है ये, क्योंकि ये किसके थ्रू निकला है? डिमांड और सप्लाई के थ्रू। भाई समझो बच्चों बात, आज किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है और उसकी सप्लाई कम है, तो उसके रेट बढ़ने चाहिए, क्योंकि डिमांड क्या हो रही है? उसकी ज्यादा हो रही है। और अगर किसी चीज की डिमांड कम हो रही है और उसकी सप्लाई क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, यानी कि चीज मार्केट में वो अवेलेबल है लेकिन उसकी डिमांड, तो रेट क्या होने चाहिए? तो जो एक्चुअल में होना चाहिए वही हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप मुझे बताओ, कोई सरकार अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की मैं बात करूं तो कोई सरकार मक्कारी दिखा सकती है कि नहीं दिखा सकती है? उसकी करेंसी में, उसकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो है तो 1 ग्राम गोल्ड, और उसने बता दिया 2 ग्राम गोल्ड। तो आप मुझे बताओ, ये जो सरकार ने बताया, और फर्ज करो मान लो कि ये फिक्स भी हो गया, तो आप मुझे बताओ ये इक्विलिब्रियम रेट होगा? नहीं होगा ना। लेकिन जो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से निकलता है वो उसमें निकलता है फ्लेक्सिबल में, ये तो इक्विलिब्रियम रेट होगा ना। लेकिन जो फिक्स में जो सरकार ने बोला है वो इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, अगर सरकार ईमानदार होगी तो इक्विलिब्रियम होगा, और अगर सरकार बेईमान होगी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? एक कंट्री को तो फायदा होगा, दूसरी को नुकसान होगा। क्यों? मान लिया मेरी करेंसी में 1 ग्राम गोल्ड था और मैंने कितना बोला? 2 ग्राम गोल्ड, तो एक्चुअल में मेरे को $1 को लेने के लिए तो कितने रुपए देने पड़ते? एक्चुअल में 10 देने पड़ते, लेकिन क्योंकि मैंने झूठ बोला है तो कितने देने पड़ रहे हैं? मेरे को तो क्या हो रहा है? फायदा, अगले को क्या हो रहा है? ये चीज, ये आप इसको मेरिट में काउंट करोगे डिमेरिट में? डिमेरिट में क्यों काउंट करोगे? क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है भाई, हमने बेईमानी की है। ऐसे मत देखो कि हमें फायदा हो रहा है तो इसलिए मेरिट में गिनना चाहिए। अरे फायदा नहीं हो रहा है हमें, हमने बेईमानी की है भाई। समझ आ रही है बात आपको? तो देखो ये क्या हेडिंग क्या लिखी है? हेडिंग लिखी है फिक्स एक्सचेंज रेट मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट। मे बोला है, मे, कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है ना वो जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम रेट हो, वो हो भी सकता है। होगा कब? ईमानदार। एक्चुअल में जितनी वैल्यू थी गोल्ड की टर्म्स में उतना ही बताया है ना, और नहीं होगा इक्विलिब्रियम जब बेईमान है। लेकिन फ्लेक्सिबल में तो ऐसा कोई स्कोप है नहीं, क्योंकि वहां पे तो रेट किससे निकलता है? डिमांड और सप्लाई तो कौन करता है? या तो सेलर करता है या बायर करता है, और वो इंडिपेंडेंटली होती है, उसमें तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस रहता है? गवर्नमेंट का। क्यों त्यागी जी, हम सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? देख लो एक बार। सिंस द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि रेट किसने फिक्स किया है? गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। सप्लाई एंड डिमांड आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट। कौन ऑपरेट नहीं होती यहाँ पे? डिमांड सप्लाई का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, तो कौन रेट फिक्स कर रही है? सरकार। अच्छा, अकॉर्डिंगली तो ये बोल रही है, इसके अकॉर्डिंग होगा क्या? द एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, जो इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है ना, मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, कि वो जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो। इक्विलिब्रियम का मतलब एग्जैक्ट रेट हो, वो मैनिपुलेटेड रेट भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? मतलब जिसमें छेड़छाड़ की गई हो, और छेड़छाड़ कौन करेगी? सर। लेकिन उसमें नहीं कर सकते, किसमें भला? फ्लेक्सिबल में। तो इसका मेरिट हुआ कि डिमेरिट? डिमेरिट। फाइनली बच्चों चार है, मैंने इसके आपको डिमेरिट पढ़ाए, एक बार इसके देख लेते हैं। एमटी, ह्यूज गोल्ड डिस्करेज इक्विलिब्रियम। बोलो ह्यूज गोल्ड, ह्यूज बोले तो, ह्यूज बोले तो
ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड, पहली दिक्कत है। दूसरा गोल्ड, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड हाइंडर द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ह्यूज गोल्ड डिस्करेज वेंचर कैपिटल। और इक्विलिब्रियम, इट मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट। इक्विलिब्रियम रेट, जो रेट यहाँ पे फिक्स होता है वो जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम रेट हो। तो 4 इसके क्या हो गए, डिमेरिट्स हो गए। कल की क्लास में जब हम फ्लेक्सिबल पढ़ेंगे और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ना बड़ा आसान होगा, क्योंकि इसके जो मेरिट है वो उसके क्या रहने वाले हैं, डिमेरिट, और जो इसके डिमेरिट है वो उसके क्या होने वाले हैं, मेरिट होने वाले। समझ में आई बच्चों बात? थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। बोलो भारत माता की वंदे। टाइमिंग की बात कर रहे हो।